अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई है उसकी चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। आइदर द ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल, यूनिसेलुलर, और उसकी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। इसमें हायर कैटेगरी में हम ह्यूमन का जिक्र भी करते हैं। तो तमाम ऑर्गेनिज्म जो सेल से मिलकर बने हैं उसको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सेल क्या है, सेल की कॉम्पोजिशन क्या है, सेल में फंक्शन किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले ये बात हम जानते हैं कि सेल एक इतना छोटा स्मॉलर यूनिट है कि आम आंख से नजर नहीं आता। और जब से लाइफ बिग बैंग ब्लास्ट के बाद से क्रिएट हुई है, जब से ही लाइफ सेल से ही कंटिन्यू है। लेकिन सेल की स्टडी जब हुई, जब एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप डेवलप हो गई जिसकी मदद से सेल को ऑब्जर्व किया गया, फिर उसके अंदर के जो कंपोनेंट थे, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आती गई उसके फर्दर कंपोनेंट स्टडी होते चले गए और उनकी चीजें और क्लियर होना शुरू हो गई। तो पहले हम ये बात करते हैं कि 1610 में जब गैलीलो ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था, तो इतनी सिंपल माइक्रोस्कोप थी कि उससे सेल नॉर्मली देखा नहीं जा सकता था। जैसे जैसे एडवांसमेंट आई 1665 में रॉबर्ट हुक नामी साइंटिस्ट ने एक प्लांट की अपर कवरिंग को जब कट करके देखा तो उसमें उसको क्यूबॉइडल प्लेसेस नजर आई इस तरह से। तो उसने, क्योंकि वो लैटिन वर्ड से बिलोंग करता था, इस तरह के कंपार्टमेंट को सैला कहा जाता था, तो ये वर्ड वहां से उसने सैला से इसको कंपेयर किया। वो सैला वर्ड चेंज होता हुआ फिर सेल में कन्वर्ट हुआ। लेकिन सेल इतना छोटा है कि उसकी चीजों को नॉर्मल आई से अगर नहीं स्टडी किया जा सकता था, तो माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट तो हो गई 1665 में जैसे सेल डिस्कवर हुआ और माइक्रोस्कोप लाइट एडवांस फॉर्म में जब आई, तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद शेल्डर, शॉन और फिर रुडोल्फ विर्चू ने सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हमें दिए। लेकिन सेल के कंपोनेंट को सेपरेट करने की जो डिफरेंट टाइम पर टेक्निक्स आती गई उनको हम यहाँ, इसमें आपकी बुक ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ ये प्रीवियस बुक में सिर्फ एक ही पार्ट था सेल फ्रैक्शनेशन का, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस था, लेकिन यहाँ फर्दर डिटेल भी मौजूद है। सबसे पहले हम सेल फ्रैक्शनेशन की बात करते हैं और उसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। एक होमोजेनाइजर, एक मशीन होती है, होमोजेनेसिस प्रोसेस किया जाता है जिसमें सेल के कंपोनेंट को यकजा किया जाता है। उस टेक्निक में एक ऐसी टेस्ट ट्यूब ली जाती है जिसकी इनर वॉल जो है वो रफ होती है, और उसमें हमने जो सेल लिए होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मीन के वो ब्लड के सेल हो सकते हैं, WBCs वगैरह। और उसके बाद इसमें जो एपरेटस ऐड किया जाता है वो इस साइज का होता है कि वो इसकी वॉल्स के साथ, बोथ साइड की वॉल्स के साथ टच होकर अंदर जाता है। तो ये बार बार इन एंड आउट होने की वजह से सेल्स बिटवीन दीज 2 वॉल आकर क्रैश होना शुरू हो जाते हैं। और इतनी दफा ये प्रोसेस किया जाता है कि ये तमाम सेल्स जो है ये रप्चर हो चुके होते हैं और इतना वो यकजा हुआ हुआ मटेरियल नजर आता है, होमोजेनाइज हुआ हुआ मटेरियल नजर आता है कि अब इसके कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल एक लिक्विड नजर आ रहा होता है। तो ये पहला प्रोसेस होता है, इसको होमोजेनेसिस कहा जाता है। अब सेकंड स्टेप में इनके कंपोनेंट को सेपरेट करना होता है और उसके लिए एक मशीन यूज होती है जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहा जाता है। और उसमें एक मोटर कनेक्टेड होती है इस प्लेट के साथ, और इस प्लेट में होल होते हैं जिसके अंदर हम इस तरह की टेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करते हैं जिसके अंदर ये होमोजेनाइज हुआ हुआ लिक्विड है। ये अप्रोक्सीमेटली सेम साइज की ट्यूब्स हैं और इसको जब रोटेट किया जाता है, और इतना फास्ट ये रोटेटर है, ये मोटर है, इतनी ये मूव करती है कि इसका जो हैवी मटेरियल होता है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, इसीलिए इसे सेडिमेंटेशन कहा जाता है। जब ये सेपरेट हो जाता है, यानी कि इसका हैवी मटेरियल नीचे आ जाता है, उससे लाइटर ऊपर और लाइटर ऊपर और लाइटर ऊपर, उसके बाद ये फर्स्ट जैसे 15 मिनट तक अगर रोटेट किया, तो अब जो सेल के कंपोनेंट इसके अंदर सेट हो गए थे उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में इस तरह से पोर किया जाता है कि उसका जो हैवी मटेरियल है वो बॉटम में हमें सेटल हुआ हुआ मिलता है। मीन के ये एक टेस्ट ट्यूब, एम्प्टी टेस्ट ट्यूब लेकर हमने ये वाली जो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर ये प्रोसेस किया था सर्टिफिकेशन का, उसको यहाँ पर पोर किया जाता है।
और जब वो पोर होके बाकी मटेरियल यहाँ आता है और यहाँ जो मटेरियल हमें मिलता है उसको वापस सीधा करने के बाद जब स्टडी किया जाता है तो न्यूक्लियस हमें मिल जाता है। जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो न्यूक्लियस की सेपरेशन होती है। अब जो मटेरियल यहाँ पोर होकर आता है उसको दोबारा से इस मशीन में रखने से पहले उसकी लिक्विड की क्वांटिटी वाटर एडिशन से रेस की जाती है और उसको फिर उसमें मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसमें अब जो मटेरियल सेटल डाउन होता है बॉटम में, जिसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है, उसको भी इसी मैकेनिज्म से पोर करके जब सेपरेट किया जाता है तो अब बॉटम में इस बॉटल की बॉटम में सेपरेट होने वाले मटेरियल की स्टडी से पता चलता है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें गोल्जी एपरेटस है और इसके अंदर वैक्यूल्स वगैरह भी आ जाते हैं। और ये जो सेपरेट हुआ वो मटेरियल है इसे दोबारा से क्वांटिटी वाइज रेस करके फिर मशीन के अंदर रोटेट किया जाता है और अब जो सेपरेशन होती है उसमें राइबोसोम्स मिल जाते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, उसके अलावा सेंट्रियोल्स वगैरह मिल जाते हैं और फिर लास्ट के अंदर जो केमिकल डिसॉल्व फॉर्म के अंदर होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो ये पहला प्रोसेस था जिससे सेल के कंपोनेंट को अलहदा किया गया। इसको दो हिस्सों में हम स्टडी करते हैं। एक होमोजेनेसिस प्रोसेस होता है जिसमें उसको ब्रेक करके केमिकल्स को सेपरेट किया जाता है और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको अलहदा कर लिया जाता है। सेकंड बुक ने जो हेडिंग दी है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग की बात की है। हम जानते हैं कि सेल के कंपोनेंट बहुत सारे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस भी होते हैं उसके अंदर। अगर अनियन लेयर की बात की जाए तो लोअर ग्रेड्स में बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए जब लैब्स ले जाया जाता है, स्पेशली बायो के प्रैक्टिकल के लिए, तो अनियन की लेयर की जो है वो स्लाइड बनाई जाती है, वो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। इसी तरह और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो डिफरेंट सेल्स जो हैं ये डिफरेंट जो कंपोनेंट है सेल के, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिफरेंट केमिकल से कंपोज होते हैं। तो फिर में स्टेन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट डाइज यूज की जाती हैं एट ए टाइम। जैसे WBCs की बात की जाए तो वेराइटी ऑफ WBCs हैं जिसके अंदर मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं और इजिनोफिल, बेजोफिल्स हैं। तो ये डिफरेंट स्टेन्स को एब्जॉर्ब करते हैं जिसमें फिनाइल एलेनिन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है या इसी तरह के और केमिकल है जो एट ए टाइम डालकर सेल की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ये सेल के कंपोनेंट को डिफरेंट जो कि ट्रांसपेरेंट हैं डिफरेंट कलर से विजिबल करके देखने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या मैक्रो भी हैं लेकिन इतने थिन है या इतने छोटे हैं, जैसे इंसेक्ट्स की बात की जाए तो उनका डायसेक्शन करना आसान नहीं होता। एक बड़े ऑर्गेनिज्म की तरह जैसे फ्रॉग, कॉकरोच या अर्थवर्म का अगर डायसेक्शन किया जा रहा है तो वो एक जाइंट बॉडी है एज कंपेयर टू लाइस और मॉस्किटो और हनी भी। तो उसकी तो आप डायसेक्टिंग ट्रे के अंदर रख के डायसेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो माइक्रो डायसेक्शन की बात हो रही है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात होती है जो बहुत छोटे होते हैं और उन्हें हैंड से ग्रिप भी नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए एक वैक्सी एम्बेडेड पेट्री डिश ली जाती है जिसके अंदर इन ऑर्गेनिज्म को एम्बेडेड किया जाता है, यानी कि एक वैक्स से बनी हुई, वैक्स फिल हुई भी एक पेट्री डिश होती है। उसमें इन ऑर्गेनिज्म को प्लेस करके अगर वो एनेस्थीसिया देकर किए गए हैं तो वो मूव नहीं करेंगे, वो उसके अंदर एम्बेडेड कर दिया जाता है उनको। उसके बाद जब उससे बायनोक्यूलर माइक्रोस्कोप में रख के देखा जाता है तो वो एक जाइंट बॉडी नजर आ रही होती है और उसके नीचे फिर जब हम टूल्स लेके जाते हैं, निडल्स वगैरह, तो वो एक बड़े फॉर्म में नजर आने की वजह से आसानी से उससे डायसेक्शन किया जा सकता है। तो लाइस का डायसेक्शन हो, मॉस्किटो का हो और हनी बी का हो या और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि छोटे हैं उनके लिए माइक्रो डायसेक्शन का प्रोसेस किया जाता है और उसके अंदर इस तरह की बायनोक्यूलर मशीन्स जिनको माइक्रोस्कोप कहा जाता है वो यूज की जाती है। फोर्थ नंबर पर टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है। अगर आप बुक देखें तो उसके अंदर इन्होंने डिफरेंट स्टेप्स पर कुछ फिगर्स दिखाई हैं। पेट्री डिश में एक टिश्यू को लेकर कल्चर किया है। हम जानते हैं कि प्लांट्स डिफरेंट प्लेसेस पर ग्रो हो रहे होते हैं और अगर हमें उनको सेफ भी करना है, जैसे सपोज एक स्पीसी हमें मिली जो कि नियर टू एक्सटिंक्ट थी और एंडेंजर्ड स्पीसी में काउंट किया जा रहा था, और अगर उसका कोई पार्ट मिल जाता है या किसी प्लेस से उसको मंगवाया गया है तो अब वो जो टिश्यू पार्ट है उसका, उसमें ना तो रूट है, ना लीफ है, ना स्टेम प्रॉपर है, तो उसको अगर हम सॉइल में कन्वर्ट करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो उससे पहले उसके रिमेनिंग पार्ट्स को डेवलप करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसमें पेट्री डिश में उस कल्चर में उसको रखा जाता है जो उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, उसका फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल पीएच
और ईच एंड एवरीथिंग दैट इज सुटेबल फॉर दिस टिश्यू वो देकर उसको फिर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब सेल्स मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं माइटोसिस के जरिए, तो फिर उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस के जरिए कुछ सेल्स जो है वो रूट की तरफ मूव करते हैं, रूट बनाने के लिए, कुछ लीफ बनाने के लिए। तो इस प्रोसेस में जेनेटिक्स की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, और जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी है जिसे बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, उसमें जीन अमेंडमेंट भी की जा सकती है। तो ये टेक्निक एक पूरा चैप्टर है हमारे पास, अब आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमा से निकला कलर टेक्निक के लिए ये इस्तेमाल किया गया था शुरू में, सेपरेशन ऑफ कलर के लिए। जैसे हम जानते हैं कि एक ग्रीन वेजिटेबल या प्लांट के किसी भी पार्ट को अगर लिया जाए और उसमें जो क्लोरोफिल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं उनमें भी हमें फिजिकल कलर का डिफरेंस नजर आता है। अगर हम मिंट को किसी लाइट ग्रीन वेजिटेबल से कम, जैसे धनिए को पुदीने के साथ अगर कंपेयर किया जाए, तो दोनों में ग्रीन कलर तो है लेकिन लाइट एंड डार्क का डिफरेंस है। तो इसमें अगर हम सेपरेट करके देखें तो पता चलता है कि क्लोरोफिल का भी डिफरेंस है, कहीं ए कहीं बी, कहीं जेंथोफिल, ल्यूकोफिल और अदर कलर के सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो वो पहले ये टेक्निक कलर सेपरेशन के लिए इस्तेमाल की गई थी, और उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि एक क्रोमेटोग्राफी पेपर है, उस पेपर की एक स्ट्रिप इस तरह से काट ली जाती है, और उस स्ट्रिप पर वो पेस्ट जिसमें डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं, मिक्सअप है, उसको यहाँ यूज किया जाता है। और इसको इजी कर लें, सपोज के हमने एक लीफ लिया, उस लीफ को पेट्रोलियम ईथर या किसी ऐसे सॉल्वेंट के साथ मिक्सअप किया कि उसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, स्पेशली अभी मैं कलर की बात कर रहा हूँ, तो वो कलर उसमें एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएंगे। अब वो जो पेस्ट बना हुआ है जिसमें लीफ को हमने क्रश किया था ऐसे सॉल्वेंट के साथ, जैसे पेट्रोलियम ईथर है या एसीटोन वगैरह है, तो उसमें वो मिक्सअप होके सेपरेट हो गया। अब हमने ये क्रोमेटोग्राफी जो पेपर लिया है, इस पेपर में हमने इस तरह की स्ट्रिप बनाई और एक पेंसिल से लाइन लगाई। पेंसिल इसलिए यूज की जाती है कि वो सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व नहीं होती। अगर हम पेन से लगाएंगे तो पेन खुद इंक है, तो वो उसका कलर भी सेपरेट हो जाएगा। तो वो जो पेस्ट हमने लिया था वो यहाँ पुट किया, एक ड्रॉप डाला, ड्राई होने दिया, फिर ड्रॉप डाला, ड्राई होने दिया, फिर ड्रॉप डाला, 3 4 5 टाइम डालें ताकि इसकी अच्छी खासी थिकनेस हो जाए। अब हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें इसी तरह का सॉल्वेंट जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, यही पेट्रोलियम ईथर या एसीटोन वगैरह, वो लिया जाता है और उसकी अमाउंट इतनी रखी जाती है कि वो इस केमिकल को टच ना करे। मतलब हम इसके अंदर जब ये वाली स्ट्रिप ऐड करते हैं तो इसमें जो हमने लिक्विड लिया था वो यहाँ था, मीन कि ये जो पेस्ट अप्लाई किया था ये यहाँ तक होना था। अब ये जो सब्सटेंस इसमें लिया है ये इस स्ट्रिप के साथ ट्रेवल करता है, तो ये इन केमिकल्स को भी ऊपर लेकर आता है। तो ये वाला पार्ट जो था जिससे ये सॉल्वेंट ऊपर गया था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। और अब इसमें जो डिफरेंट केमिकल थे वो वेट के डिफरेंस पर, अगर हैवी होगा तो वो पहले रुक जाएगा, थोड़ा लाइटर होगा तो और ऊपर चला जाएगा, और लाइटर होगा तो और ऊपर चला जाएगा। और फिर उसके बाद इसके इस पॉइंट तक आने पर ये लिक्विड ट्रेवल करता हुआ लिक्विड हमें फील हो रहा होगा, ये वेट होता हुआ नजर आएगा ये पेपर। यहाँ आने पर हम इसे रोक देंगे और ये इसका एंड पॉइंट होगा। अब हम इसकी आरएफ वैल्यू निकालते हैं, जो रेट ऑफ फ्लो है इसका, जिसमें ये केमिकल जिस स्पीड से फ्लो कर रहे थे उस पर स्टार्टिंग पॉइंट से, और फिर उसके बाद जहां इसने ये स्टॉप हुआ था, एक फॉर्मूला है ये प्रैक्टिकल के अंदर, उसकी डिटेल है। लेकिन ये जो केमिकल्स हैं ये इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, इसको नेम ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। और समटाइम ऐसा भी होता है कि ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते थे और विजिबल नहीं हुए, तो निन हाइड्रीन एक केमिकल है, उसका स्प्रे किया जाता है तो वो इस तरह की प्रोटीन को विजिबल कर देता है, तो भी हम उसके फ्लो पर उस डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो ये एक टेक्निक थी जो अर्लियर फॉर्म में यूज हुई थी। फिर इस टेक्निक को, जिसके अंदर ये पेपर यूज हुआ था, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद एक और एडवांस टेक्निक आ गई थी जिसके अंदर एक प्लेट लेकर उसके ऊपर जेल लगाकर ड्राई किया जाता था और गैस इसमें फ्लो करवाई जाती थी, और इसमें भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर डिफरेंट केमिकल्स जो इस तरह से हमने ड्रॉप ड्रॉप यहाँ अप्लाई किया था, इस पर अप्लाई किया जाता था और गैस के प्रेशर पर ये लिक्विड मूव करता था।
तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी कहलाती थी। फिर इसके बाद एडवांस एक और आई जिसे HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता था, और बड़ी वो उस टाइम पर एक एक्सपेंसिव मशीन होती थी। जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो वो HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस होता था। फिर और उससे एडवांस टेक्निक की तरफ आते हैं तो फिर हमें मिलता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो अगला टॉपिक हमने लिखा है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इसके अंदर हम प्लेट तो यूज करते हैं लेकिन चार्ज के डिफरेंस पर पार्टिकल्स को उसमें ट्रेवल करवाते हैं। इसमें प्रोसेस ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म, सपोज के डीएनए की सेपरेशन टेक्निक की अगर हम बात करें कि डीएनए को हमने लिया, डीएनए सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद उसको हमने डिफरेंट पीसेस में ब्रेक कर लिया। ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, सीजर एंजाइम भी कहा जाता है, ये ब्रेक कर देते हैं डीएनए को। जीन्स की जहां जहां पर प्लेस होती है वे स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो स्पेसिफिक एरियाज को हिट कर रहे होते हैं। तो उनकी डिटेल यहाँ मौजूद नहीं है ए लेवल की बुक में, उनके नेम्स के साथ उनकी डिटेल मौजूद है जो बैक्टीरियल बॉडी से या वायरल बॉडी से सेपरेट किए जाते हैं। और फिर वो इस पर अप्लाई करने के बाद जब ये डीएनए सेपरेट होकर एक टेस्ट ट्यूब में आ जाता है तो उसको फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मशीन यूज होती है उसमें एक साइड पर पॉजिटिव और एक साइड पर नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसकी कनेक्टिविटी होती है, और ये ट्रेवल करते हैं फिर नेगेटिव की साइड पर या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रहा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से जो केमिकल की सेपरेशन की जाती है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के जरिए की जाती है, डीएनए आइडेंटिफिकेशन और इस तरह का प्रोसेस। तो ये फर्स्ट पार्ट था चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ सेल कंपोनेंट का। यहाँ हम ये अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद जो सेल के रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, या पहला इन्होंने जो है वो सेल वॉल से शुरू किया है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद न्यूक्लियस और अदर सब्सटेंसेस की बात करेंगे। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।